नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन पे। अगर आप पहली बार चैनल का वीडियो देख रहे हैं या आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार याद से ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे पहले ही बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, प्री को लेके, मेंस को लेके, जनरल अवेयर्स को लेके, इंग्लिश को लेके, हिंदी को लेके, सब चीज़ को लेके वीडियो पड़ी हुई है। आप एक बार जाकर डिटेल्स इस वीडियो को देखिए और आपके जो भी है आपकी राय है उस वीडियो को लेके आप उसके नीचे कमेंट ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये है मेरा मार्क्स है आरआरबी पीओ का, प्रीलिम्स का मार्क्स है। 2019 का एग्ज़ाम है, 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं था क्योंकि उसके पहले ही मेरा सिलेक्शन हो चुका था। और आप जानना चाहता है कि मैं क्या काम करता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, तो इस चैनल पे मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है ऑलरेडी, मेरी सैलरी स्लिप की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आज जो वीडियो है वो मेनली इस चीज़ पे फोकस्ड है कि जो लड़के या बच्चे जो भी तैयारी करते हैं तो वो रीजनिंग में जो है प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, ये उनकी बड़ी जिज्ञासा होती है। तो आज पहले आप मेरा मार्क्स देख लीजिए, फिर मैं डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल से कि मार्क्स कैसे लाए जाते हैं या फिर मैंने कैसे लेके आया। तो आप अपने सामने देख रहे हैं ये जो मार्कशीट है, मेरी मार्कशीट है। यहाँ पर मेरा नाम है मधुप गुंजन और ये मेरी रोल नंबर थी उस समय, ये रजिस्ट्रेशन नंबर था। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। मेरा जो शिफ्ट था एग्ज़ाम का वो 4/8/2019 को था और कैटेगरी मेरी इंग्लिश है और मैंने बिहार से अप्लाई किया था। तो जो मेरा आज आपको मोटिव है वो कि रीजनिंग में मैंने ये एक अच्छा खासा स्कोर है, 37.25 आउट ऑफ 40। तो ये मैं कैसे लेके आया था। अब बहुत लोग देख रहे होंगे कि मैं एक नंबर से बाल बाल बचा था। भाई मैं हर एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से ही बचा हूँ क्योंकि मैंने प्रीलिम की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कभी की ही नहीं लाइफ में। मैं हमेशा मेंस की तैयारी करता था। अब कोई भी मेरा मेंस का मार्कशीट देख लेना, उसमें मेरे मिनिमम कट ऑफ से 10, 12, 15, 20 नंबर ज़्यादा है, तो वो अलग बात है। तो मैं मेंस की तैयारी पे मेरी ज़्यादा फोकस। अब मेरा कोई पुराना वीडियो भी देख लीजिए तो जिसमें मैं प्रीलिम की तैयारी के जो मैंने तरीके बताए हैं उसमें मेंस भी कवर हो जाता है। तो मेंस की तैयारी करते हुए प्रीलिम की तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि प्रीलिम आप 1000 बार भी क्लियर कर ले रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर ले रहे हैं, तो भी कोई आपको फ़ायदा ज़िंदगी में नहीं होगा। 2-4 लोगों को बोलने में बस ठीक रहेगा कि भाई मेरा देखो हर प्री क्लियर हो जाता है, लेकिन कब तक बोलोगे, किससे बोलोगे, कब तक? तुम फ्रस्ट्रेशन तो वो झेलोगे ही झेलोगे जब तुम्हें बहुत लंबे समय तक जॉब नहीं होगी। तो खैर आज जो डिटेल बात होगी वो इस पे कि रीजनिंग में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। आप मेरा मार्क्स देख रहे हैं 37.25 है और जो मैथ में है वो एवरेज मार्क्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और एवरेज इसलिए है क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम जो है वो मैंने रीजनिंग को दिया था। और सेकंड ये था कि मैथ उस साल थोड़ी सी मतलब प्रीलिम में दो हार्ड सेक्शन कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है वो इजी या तो मॉडरेट होता है। तो आज बात बाद में करेंगे हम लोग क्या बोलते हैं ये इंग्लिश की, सॉरी मैथ की। तो आज जो बात करेंगे वो दैट इज़ फॉर रीजनिंग सेक्शन। तो देखो रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में दो तरह के पार्ट होते हैं। आप जब एग्जाम, ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, जब आप प्री का एग्ज़ाम देने जाओगे किसी का भी, पीओ का या क्लर्क का, तो उसमें रीजनिंग में दो तरह के पार्ट होते हैं। बेसिकली मैंने डिवाइड किए हैं, मुझे लोग इसे कैसे डिवाइड करते हैं पता नहीं, मुझे जो लगता है कि दो तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है डैम इजी पार्ट, दूसरा होता है मॉडरेट। इसमें डिफ़िकल्ट नाम का कुछ नहीं होता। किसी भी प्रीलिम में, बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम के प्रीलिम में डिफ़िकल्ट कोई सेक्शन नहीं होता, या तो इजी होता है या तो मॉडरेट होता है। कुछ लोग जो न्यू कमर हैं वो इजी वाले पार्ट को ही बनाते बनाते उनका समय चला जाता है। कुछ जो प्रो हैं, आई मीन उन्हें लगता है कि वो प्रो हैं, तो वो क्या करते हैं, मॉडरेट वाले पार्ट पे इतना टाइम दे देते हैं कि इसी की तैयारी करते हैं, यही बनाते हैं। सेट में भी जब वो सेट लगाते हैं घर पे तो इसी पे ज़्यादा उनका फोकस होता है कि भाई
ये मॉडरेट वाले पार्ट को मैं अच्छे से करूँ। मॉडरेट वाले पार्ट में क्या आता है, वो पजल्स आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आती है, ठीक है, ये सब इसको मॉडरेट पार्ट में रखा जाता है। और इजी वाले पार्ट में साइलो, इनइक्वालिटी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ आती है। तो देखो, सीखना अगर सच में देखा जाए तो इजी वाले पार्ट को सीखना इजी है। तो न्यू कमर जो भी लड़के आते हैं या उन्हें जो जो जहाँ से भी वो पढ़ते हैं यूट्यूब से, तो उनके दिमाग में डाला जाता है कि ये इजी है, इजी है, इजी है, तो उन्हें वो इजी लगता है। और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के बारे में उनके दिमाग में डाला जाता है ये डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट है, तो वो चीज़ उन्हें डिफ़िकल्ट लगने लगती है। सच पूछो तो दोनों में से कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, दोनों ही ईजी हैं, ठीक है। तो गलती कहाँ होती है, बात उस पर करेंगे। जब आप इजी वाले पार्ट को एग्ज़ाम में सॉल्व करते हो तो आप हमेशा सोचते हो, इवन कि जब सेट भी लगाते हो, आप घर पे सेट लगाते हो, तो अगर इजी वाले पार्ट में मान लो कि एक आध साइलो आपका गलत हो गया, एक आध इनइक्वालिटी गलत हो गई, समझ रहे हो, तो आपको लगता है यार मिस्टेक हो गया है, ठीक है, मैं पजल देखता हूँ मेरा पजल कितना सही हुआ है। तो याद रखना कि ये जो इजी वाला पार्ट है ये सबको इजी लगता है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। सिर्फ तुम्हें इजी नहीं लग रहा ये ऑल ओवर इंडिया हर बच्चे को इजी ही लगता है। और जो मॉडरेट वाला पार्ट है, अब तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आ गए जिन्हें ये भी इजी लगता है। तो कैसे आखिर मार्क्स जो है 35 प्लस कैसे लेके आए। तो जो मॉडरेट वाले पार्ट हैं उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे ही करेंगे। और इजी वाले पार्ट की प्रैक्टिस बहुत लोग छोड़ देते हैं, वो इसलिए उन्हें वो लगता है कि उसमें क्या गलत हो जाना है, उसमें तो भाई मिस्टेक से कुछ कहीं कहीं गलती हो जा रही है। याद रखना मिस्टेक ही होता है सबका, सब तुम्हारा मिस्टेक नहीं हो रहा, सब लोगों का मिस्टेक ही होता है। और जो इसमें मिस्टेक करने से बच जाते हैं उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। क्योंकि जब आप पज़ल बनाते हो तो आपका दिमाग ये जानता है कि ये पज़ल है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप साइलो बनाते हो तो आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, यार ये साइलो है, इसमें क्या गलती हो जाएगी और गलती इसी में हो जाती है। आप मान लो कि एक साइलो गलत कर दिए बाय मिस्टेक, दो आप इनइक्वालिटी गलत कर रहे हो, एक कोडिंग गलत कर रहे हो, एक आपने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ गलत कर दी, ये सब 5-5 के बंच में आते हैं। आप समझ रहे हो कि इतनी गलती करने के बाद आप कंपटीशन से कितनी दूर चले जाओगे। ऑलमोस्ट आप बाहर हो चुके हो, क्योंकि इसमें गलती कोई नहीं करता, इसमें जो भी करते हैं लोग मिस्टेक ही करते हैं। तो मिस्टेक से बचने के इसमें जो हम घर में प्रैक्टिस करते हैं, जो हम सेट लगाते हैं, वो इसमें मिस्टेक ना हो इस चीज़ पर ध्यान फोकस करके आप सेट लगाइए। और जो पजल है वो तो सॉल्व होगा ही होगा। पजल अगर बन गया तो उसमें गलती नहीं होती, या तो पूरा ही गलत हो जाएगा या तो पूरा सही हो जाएगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे इजी कंसिडर किया जाता है, इसमें कई लोग मिस्टेक कर जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप पहले तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लगाइए, बहुत सारा। मैं कहूँगा कि अगर प्रीलिम क्लियर करना है तो 25 से 30 प्रैक्टिस सेट तो लगाने ही लगाने चाहिए। और ये 25 से 30 कब, ये नहीं कि बस जनवरी से स्टार्ट किया और एग्ज़ाम तक 25-30 सेट लगा दे, ये नहीं कह रहा हूँ। जब से आपका एडमिट कार्ड आता है, मैं अभी तक मैं ये चीज़ 50 बार बोल चुका हूँ, जब से एडमिट कार्ड आता है और जब एग्ज़ाम होता है, जस्ट अ सेकेंड, जब से आपका एडमिट कार्ड आता है और जब एग्ज़ाम होता है, उस बीच में आप कम से कम 25 से 30 प्रीलिम के सेट लगाइए, तो ये आपको आपके सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन में ये नहीं कर पाते तो आप औरों से पीछे रहेंगे। यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन है, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप प्रीलिम पे फोकस करिए और उसके 25 से 30 सेट लगाइए। सेट लगाते वक्त रीजनिंग में खास करके ये ध्यान रखना है कि इजी वाले पार्ट में मेरे से मिस्टेक ना हो, यानी कि जो हमारा कंसंट्रेशन है वो इजी हो, मॉडरेट हो या डिफ़िकल्ट हो। मैंने कहा डिफ़िकल्ट तो आता ही नहीं है प्रीलिम्स में, फिर भी अगर कुछ आपको डिफ़िकल्ट मिले या कुछ ऐसा मिल जाए एक आध क्वेश्चन, तो इन सबों में हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल हो हमारे माइंड का वो एक जैसा हो, तब आपको रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और
जो इजी वाला पार्ट है उसे जल्दी करने की कोशिश करें, और वो भी गलती ना हो, ध्यान रख के करके कि उसमें गलती ना हो और वो जल्दी बन जाए। जब वो जल्दी बन जाएगा विथ 100% एक्यूरेसी, तब आप पज़ल बनाने के लिए आपके पास टाइम भी होगा, आप उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसमें गलती भी नहीं होगी क्योंकि आपके पास टाइम होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे रीजनिंग में अच्छे नंबर लाए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि आपका डेली साइलो में एक सवाल गलत हो जा रहा है, आप सोचेंगे यार डेली मिस्टेक हो जा रहा है, एग्ज़ाम में नहीं होगा, वो एग्ज़ाम के अंदर भी हो जाएगा। तो एक दिन, पूरा दिन डेडिकेट करिए, मान लीजिए कोई भी चैप्टर हो सकता है, साइलो हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर एक दिन डेडिकेट करिए। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स देखिए, शॉर्टकट देखिए, उससे बनाने का तेज तरीका, उसका बेसिक, उसका कॉन्सेप्ट, जहाँ से भी आपको जो भी टीचर सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वहाँ पे उनके चैनल पे जाइए और उस वीडियो को दिन भर उसे डेडिकेट करिए। दिन भर डेडिकेट करना प्री के टाइम में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक दिन में बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप दिन भर डेडिकेट कर रहे हैं तो सही से करिए, अगले दिन से उस चैप्टर में मेरा एक भी गलती से मिस्टेक ना हो। उस चैप्टर के सवाल अगर सेट में आते हैं तो वो, एक तो मैं बहुत स्पीड में बनाऊं, दूसरा कि उसे विदाउट एनी मिस्टेक। ये इस चीज़ की प्रैक्टिस आप चैप्टर बाय चैप्टर करिए, ठीक है। अगर आप न्यू कमर हैं तो भी, अगर आप प्रो हैं तो भी आपको ये करना ही होगा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, तो इसका तो खैर हुआ बना हुआ है, उतनी बड़ी चीज़ है नहीं। अब तो पहले थोड़ा बहुत था भी, अब तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पजल और प्रैक्टिस सेट में, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी मज़ा आता है। उनका कहना है कि मुझे ये ईजी लगता है। तो आप सोचिए, आप अगर आप अभी भी आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जैसी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं तो आप रेस से दूर हो। आप रेस में आइए, पजल सिटिंग अरेंजमेंट इतना सॉल्व करिए, इतना सॉल्व करिए कि आप टारगेट बना लीजिए कि सेट तो लगाने ही लगाने हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको 25 से 30 सेट लगाने हैं, एग्ज़ाम टाइम तक हैं। लेकिन उस बीच में आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 250 क्वेश्चन, 250 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ना कि एक पजल में 5 क्वेश्चन होता है तुम उस हिसाब से 250 वैसे काउंट मत करना है। 250 सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो, 250 पजल सॉल्व करो। और ना कुछ बड़े ही जनरल कॉमन टाइप के पजल होते हैं जो आते ही आते हैं, उन पर ख़ास प्रैक्टिस। लाइक देखो, मैं कुछ पजल आते हैं जिसमें कि 7 लोग होते हैं, ये 3 अलग अलग प्रोफेशन से होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 लोग होते हैं, ठीक है, किसी में मतलब। तो ये इन सब तरह के पजल की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। लाइक फिर एक होता है 2 डेट्स, 2 और 4 तारीख, ठीक है। और 2 डेट्स, 8 पर्सन, 4 मंथ, इन सब तरह के पजल जो होते हैं ये आते ही आते हैं। ये इतने कॉमन, इतने जनरल पजल हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। अगर ये आ जाए तो मतलब फ्लॉलेसली आप इसे बना के निकल जाओ। इसमें फंसने या इसमें रुकने जैसा कुछ ना हो आपके साथ एग्ज़ाम में। याद रखना कि जो है ना, वो कंपटीशन जो है वो बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता है। आप एक भी सवाल का रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। खैर और भी वीडियो बनाऊंगा, मैं रैंडमली ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, मेरी एडिटिंग वेडिटिंग उतनी अच्छी होती नहीं है। मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि उतना करने का मेरे पास समय होता नहीं। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कुछ स्पेसिफिक आपको पूछना हो, आपको अपना पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट।